नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन। आप देख रहे हैं जी बिजनेस और आप देखते हैं फास्ट 50 खबरें तेज रफ्तार से। उरी हमले के बाद पूरी दुनिया में पाक को अलग थलग करने की कोशिशों के तहत केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारत ने इस साल पाकिस्तान में होने वाले सार्क सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया है। ये सम्मेलन 8 और 9 नवंबर को इस्लामाबाद में होना है और गौरतलब है कि उरी हमले के बाद अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ ऐलान किया था कि भारत पाक को दुनिया में अलग थलग कर देगा। इसके बाद पहले तो संयुक्त राष्ट्र में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान की हरकतों को बेनकाब किया और अब केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि वो नवंबर में होने वाले सार्क सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेगा। अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन ने मुकेश अंबानी की आरजीओ के साथ वर्चुअल मर्जर का ऐलान किया है। रिलायंस ग्रुप की कंपनियों की एजीएम के दौरान अनिल अंबानी ने कहा कि उन्होंने वर्चुअल मर्जर के लिए जियो के साथ समझौते किए हैं। कस्टमर, स्पेक्ट्रम, टावर, नेटवर्क सभी की जियो के साथ शेयरिंग की जाएगी। अंबानी ने कहा है कि उन्होंने पूरे देश में 4G LTE का जाल बिछाया है और जियो के साथ मिलकर काम करने से लागत घटेगी और कंपनी की कमाई भी बढ़ेगी। The blessings of my mother and the support of all of you to achieve the dream of one man, Dhirubhai Ambani. Let me tell you that as a father, I couldn't ask for more. There are two committed individuals, brothers, Mukesh Ambani and Anil Ambani, both working relentlessly to fulfill the dreams of Dhirubhai Ambani. अनिल अंबानी के लिए उनके बेटे अनमोल अंबानी लकी साबित हुए हैं। रिलायंस कैपिटल के चेयरमैन अनिल अंबानी के मुताबिक जब से रिलायंस कैपिटल के बोर्ड में अनमोल अंबानी शामिल हुए हैं, कंपनी का शेयर 40% चढ़ा है। उम्मीद है कि अनमोल इफेक्ट आगे भी जारी रहेगा। In the minds of our over 100 million customers, in the minds of our over 1 million retailers, what we have accomplished is a virtual merger between Reliance Jio and Reliance Communications. टेलीकॉम कंपनियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पहले आरजीओ ने टेलीकॉम कंपनियों पर आरोप लगाए, लेकिन अब एयरटेल ने आरजीओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एयरटेल का कहना है कि आरजीओ की तैयारियों में कमी रही, इसीलिए विस्तार प्रक्रिया में देरी हुई। ये समस्याएं अब भी आरजीओ के कई सर्किल्स में मौजूद हैं। दूसरा आरोप लगाते हुए एयरटेल ने कहा कि आरजीओ ने पीओआई की वजह से कॉल ड्रॉप की शिकायतें दर्ज कराईं। इन कॉल ड्रॉप की वजह एयरटेल नहीं बल्कि आरजीओ खुद है। आखिरी आरोप में एयरटेल ने कहा कि आरजीओ से हमने भारी ट्रैफिक रोकने की अपील की। ट्रैफिक रोकने की हमारी अपील नजरअंदाज की गई। आरजीओ का 89% ट्रैफिक एयरटेल नेटवर्क से होकर जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के कॉर्पोरेट अफेयर्स ग्रुप प्रेसिडेंट और राज्यसभा सांसद परिमल नथवानी ने आरोप लगाया कि रिलायंस जियो के कॉम्पिटिटर्स उनके खिलाफ कार्टेल बना रहे हैं जो गैर कानूनी है। नथवानी का आरोप है कि कंपटीशन करने के बजाय मौजूदा टेलीकॉम ऑपरेटर्स जियो को रोकने का काम कर रहे हैं। रिलायंस जियो से दूसरे नेटवर्क पर हो रही 75 से 80% कॉल ड्रॉप हो रही है। पिछले 10 दिनों में एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के नेटवर्क पर कुल 52 करोड़ कॉल फेल हो चुकी हैं। नथवानी का कहना है कि पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन के मुद्दे पर ट्राई ने ऑपरेटर्स को नोटिस भेजा था। ट्राई ने शुक्रवार को टेलीकॉम कंपनियों की बैठक बुलाई है। ट्राई चेयरमैन RS शर्मा का कहना है कि कुछ कंपनियों ने ट्राई को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि रिलायंस जियो कुछ नियमों का उल्लंघन कर रही है। इस मामले में टेलीकॉम ऑपरेटर्स ट्राई से मिलना चाहते हैं। इसके अलावा ट्राई ने कहा कि पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन के उल्लंघन के मामले में आज कई कंपनियों को नोटिस जारी कर दिया है। रिलायंस जियो की टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री के बाद प्राइस वॉर छिड़ गया है।
वोडाफोन ने जियो को टक्कर देते हुए अब 25 रुपए में 1 GB का डेटा देने का ऑफर दिया है। वोडाफोन के 250 रुपए के रिचार्ज पर आपको 1 GB डेटा मिलेगा, लेकिन 9 GB डेटा फ्री मिलेगा, जिसका इस्तेमाल आप अगले 3 महीनों में कर सकेंगे। लेकिन इसका फायदा वोडाफोन के नए ग्राहकों और नए स्मार्टफोन खरीदने पर ही मिलेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जीएसटी का संसद में सर्वसम्मति से पास होना लोकतंत्र की जीत है। मुंबई में एसबीआई के एक कार्यक्रम में जेटली ने कहा कि जीएसटी दर को तय करने से लेकर दूसरे मुद्दों को समय पर सुलझा लिया जाएगा और तय समय पर जीएसटी को लागू कर दिया जाएगा। इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी शक्तिकांत दास ने कहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 4 अक्टूबर से पहले बैठक करेगी और अपने सुझाव देगी। आपको बता दें कि आरबीआई 4 अक्टूबर को क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा करेगा। ब्याज दरों पर पहली बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फैसला लेगी। अब तक ब्याज दरें तय करने के लिए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और कुछ बाहरी एक्सपर्ट्स फैसला लेते थे। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल की भी ये पहली पॉलिसी होगी और घरेलू बॉन्ड मार्केट के बारे में उन्होंने कहा कि खान कमेटी की कुछ सिफारिशें लागू करने के लिए कानून में बदलाव की जरूरत होगी। भारी बिकवाली के बाद बाजार में आखिरी मिनटों में रिकवरी देखने को मिली है। निचले स्तरों से सेंसेक्स में करीब 70 और निफ्टी 35 अंक रिकवर होकर बंद हुए। निफ्टी 8,700 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। अंत में सेंसेक्स 71 और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में लगातार तीसरे दिन भी तेजी जारी रही। बैंकों और निर्यातकों की लगातार डॉलर बिकवाली के कारण रुपया 4 पैसे की तेजी के साथ 61 रुपए 61 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ। इसके अलावा अमेरिका में ब्याज दर में बढ़ोतरी को लेकर बने असमंजस की स्थिति और पूंजी के भारी निवेश से भी रुपए को सहारा मिला। 4 पैसे की तेजी के साथ 66.61 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। विदेशों में नरमी के रुख और घरेलू हाजिर बाजार में ज्वेलर्स की कमजोर मांग के चलते दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोने का भाव 80 रुपए घटकर 31,520 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। वहीं चांदी भी बिकवाली दबाव में रही। चांदी 150 रुपए की गिरावट के साथ 46,350 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई। बाजार की नजर अब 4 अक्टूबर को आने वाली क्रेडिट पॉलिसी पर है। ये पॉलिसी इसलिए अहम होगी क्योंकि बतौर गवर्नर ये उर्जित पटेल की पहली पॉलिसी होगी। साथ ही इस बार ब्याज दरों पर फैसला नई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लेगी। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए यस बैंक 330 करोड़ रुपए जुटाएगा। 7 वर्ष की अवधि के इस बॉन्ड को डच डेवलपमेंट बैंक एफएमओ और प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जारी किया जाएगा। यस बैंक ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि यस बैंक के बॉन्ड्स में एफएमओ अपने सस्टेनेबल बॉन्ड के जरिए निवेश करेगा। नेदरलैंड्स में आज समझौते पर दोनों बैंकों ने साइन किए हैं। एफएमओ का ये भारत के किसी बैंक के बॉन्ड में पहला निवेश है। त्योहारी सीजन में शॉपर्स स्टॉप डिस्काउंट की पॉलिसी नहीं अपनाएगी। कंपनी के एमडी गोविंद श्रीखंडे ने कहा कि फेस्टिव सीजन में कंपनी कोई डिस्काउंट नहीं देगी, जबकि फेस्टिव सीजन में कंपनी नए प्रोडक्ट और ब्रांड लॉन्च करेगी। रियल्टी सेक्टर में फिर रौनक लौटी है। पिछले साल के मुकाबले इस सेक्टर में पीई निवेश काफी बढ़ा है। पीई निवेश के हिसाब से 2016 साल सेक्टर के लिए सबसे अच्छा निवेश रहा। 2008 के बाद से सबसे ज्यादा निवेश 2016 में आया है। इस साल जून तक 19,100 करोड़ रुपए का पीई निवेश सेक्टर में आया है। गूगल ने भारत पर फोकस बढ़ा दिया है। गूगल ने भारत को ध्यान में रखते हुए कई प्रोडक्ट्स का ऐलान किया है जो कम इंटरनेट स्पीड पर भी काम करते हैं। कंपनी ने गूगल स्टेशन के नाम से नया वाईफाई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये प्लेटफॉर्म वाईफाई हॉटस्पॉट देने के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर्स और वेन्यू ओनर्स के साथ मिलकर काम करेगा। इसके जरिए मॉल्स, ट्रांजिट स्टेशन और कैफे में लोगों को फास्ट और सिक्योर तरीके से वाईफाई मिलेगा।
In terms of the product announcements, the first one was really Google Station, which is essentially we've taken all the learnings that we've had from our partnership with the railways and Railtel and created sort of an integrated platform for creating very high-speed Wi-Fi access for all kinds of venues where we'll partner with telecom operators, systems integrators, venue owners who have fiber access where they can create very high-quality Wi-Fi hotspots very quickly, get them up and running. So that's the first. Second, we launched a brand new app, a YouTube app called YouTube Go. That was actually designed ground up with the insights that we've got from India. Third, we announced that Play downloads now will work on 2G connections and a whole set of other things that actually make Play very usable for Indian network environments. We also announced that Chrome is the next big Google product that we're taking offline. जर्मनी में फेसबुक को झटका लगा है। जर्मन प्राइवेसी रेगुलेटर ने फेसबुक को आदेश दिया है कि वो व्हाट्सएप पर जर्मन यूजर्स का डेटा इकट्ठा करना और स्टोर करना बंद करे। इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए फेसबुक पर जो भी यूजर डेटा फॉरवर्ड किया गया है उसे तुरंत डिलीट करने का भी आदेश दिया है। जर्मनी के हैम्बर्ग कमिश्नर फॉर डेटा प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ने कहा कि फेसबुक डेटा प्रोटेक्शन लॉ का उल्लंघन कर रहा है और उसने डेटा शेयर करने के लिए व्हाट्सएप के 3.5 करोड़ यूजर्स की मंजूरी भी नहीं ली। हालांकि फेसबुक का कहना है कि वो यूरोपियन यूनियन डेटा प्रोटेक्शन लॉ का पालन करती है। रेलवे का नया टाइम टेबल 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहा है। नए टाइम टेबल के मुताबिक देश भर में 50 ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई गई है। बजट में घोषित की गई तेजस, हमसफर, उदय और अंत्योदय एक्सप्रेस को भी टाइम टेबल में जगह दी गई है। रेलवे के नए टाइम टेबल में 3 तेजस ट्रेनों के बारे में जानकारी दी गई है। तेजस ट्रेनें शताब्दी क्लास की गाड़ियां होंगी जो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलेंगी। रेलवे के नए टाइम टेबल में 10 हमसफर ट्रेनों को भी जगह दी गई है। उदय एक्सप्रेस का नाम भी रेलवे के टाइम टेबल में शामिल है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने मुंबई में मेट्रो के दूसरे फेज को मंजूरी दे दी है। मुंबई मेट्रो 4 की लाइन को भी मंजूरी मिल गई है। डीएन नगर से बांद्रा और मानखुर्द के बीच 24 किलोमीटर दूरी की मेट्रो तय करेगी। मुंबई मेट्रो 4 की लाइन को भी महाराष्ट्र कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई। डायरेक्टर करण जौहर के घर के बाहर एमएनएस का प्रदर्शन, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। करण ने किया था पाकिस्तानी कलाकारों का समर्थन। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल यूएन में पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। यूएन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को उसके आतंकी चरित्र का आईना दिखाया और आज हम आपको पाकिस्तान के आतंकी चरित्र का एक वीडियो दिखाते हैं जो जम्मू कश्मीर के इंटरनेशनल बॉर्डर का है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सीमा पर घुसपैठ रोकने के बदले पाकिस्तानी रेंजर्स कैसे आतंकियों की मदद कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान को कूटनीतिक मोर्चे पर एक और झटका दे सकता है। पड़ोसी देश को मिलने वाले मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भारत खत्म कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएफएन स्टेटस के रिव्यू के लिए 29 सितंबर को बैठक बुलाई है। बता दें कि भारत ने 1996 में पाकिस्तान को एमएफएन का दर्जा दिया था। इस बैठक में वाणिज्य और वित्त मंत्रालय के अधिकारी हिस्सा लेंगे। भारत ने उरी हमले में पाकिस्तानी हाथ होने के साफ साफ सबूत पाकिस्तान को सौंप दिए हैं। विदेश मंत्रालय ने पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित को बुलाकर उरी आतंकी हमले के जिम्मेदार आतंकियों को पाकिस्तान से मिली मदद के सबूत दिए। सबूत में इस बात का जिक्र है कि पीओके के मुजफ्फराबाद के 2 गाइड फैजल हुसैन अवान और यासीन खुर्शीद ने आतंकियों को उरी में घुसपैठ में मदद की।